नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही समय बचा है। उसी को देखते हुए कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको पर्यावरण अध्ययन के जो विगत वर्षों के प्रश्न 2011, 12, 13, 14, 16 में 2 बार एग्जाम हुई थी, 17, 18 और 19, यानी कि अभी तक की जितनी भी एग्जाम हुई है यूपी टेट की, सभी के वहाँ पर आपको प्रश्न दिए थे। आज यहाँ पर आपको बाल विकास के प्रश्न मिलेंगे जो कि 2011 के यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेंगे, 12 के, 13 के, 14 के, फरवरी 2016 के, दिसंबर 2016 के, 17, 18 और 19 और 20 के। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। वही प्रश्न लिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आपने यदि अभी रीट का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा काफ़ी रिपीटेड प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं वहीं के वहीं रख दिए गए थे कुछ प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप आकलन कर सकते हैं। लगभग 270 प्रश्न हैं यदि आप जोड़ेंगे तो 270 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वैसे तो बहुत समय लगा मुझको इसकी पीडीएफ बनाने में, तो आपको सबसे पहले इसको लाइक करना है, फिर वीडियो समाप्त हो जाए उसके बाद इसको शेयर करना है और चैनल को अभी हाल ही में सब्सक्राइब कर लेना है। तीनों कार्य फटाफट कर लेना है, इसके कोई आपको चार्ज नहीं देना है। यदि इसको एक और बार क्यूज लगाना है तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस के माध्यम से लगा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 2011 के पेपर की बात करेंगे। 1 बाय 1 करके आपको 30-30 प्रश्न मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आकलन कर सकते हैं। चाहे तो कमेंट्स के माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में आंसर लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, आप एक अतिसक्रिय बालक को कैसे सही दिशा लाएंगे? उसे पहली कक्षा में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप एक अतिसक्रिय बालक को कैसे सही दिशा दिखाएंगे, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। किस पर होती है? उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर होती हैं, उनके समकक्षी की अभिवृत्ति पर होती हैं, दूरदर्शन के प्रभाव पर होती हैं या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर होती है। यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। 4 विकल्प ही आपके सामने। राइट आंसर होगा उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर होती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? देखिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ आपको बताना है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए या फिर विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। जैसे ही आप 4 विकल्प पढ़ेंगे, राइट आंसर आपके सामने होगा उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभाव होता है, व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्षा शिक्षा में होता है, अनुशासन में होता है या फिर उपरोक्त सभी में? तो याद रखिएगा, ये व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षा में भी होता है और अनुशासन में भी होता है। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। कक्षा विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना उचित है, चर्चा करना, कहानी कहना या फिर प्रश्न पूछना? राइट आंसर आपका होगा प्रश्न पूछना। कक्षा विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को प्रश्न पूछना उचित होगा। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, इसलिए यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा या फिर यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा? तो 7वें का यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का है, औपचारिक शिक्षा का है, गैर औपचारिक शिक्षा का है या फिर दूरस्थ शिक्षा का है? परिवार
किस प्रकार का साधन है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर होगा ये अनौपचारिक शिक्षा होता है। जो परिवार होता है ये अनौपचारिक शिक्षा होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, या फिर उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आदर्श रूप से बर्ताव कर एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वहाँ स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर सकता है उसे क्या कहते हैं, या फिर शुरू करता है, वहाँ कहा जाता है संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो वहाँ स्तर होगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा पहचाना गया था? कहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, या फिर पियाजे के द्वारा। सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे के द्वारा 4 सुस्पष्ट बौद्धिक विकास के स्तरों को पहचाना गया था। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, निषेधात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक, या फिर उदासीन। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अग्र सक्रिय। याद रखिएगा, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में जो अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए वो अग्र सक्रिय होना चाहिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या फिर गृह में। कहाँ पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? राइट आंसर आपका होगा विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। रिक्त स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में पूर्ण निर्भरता। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूपों में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलने का परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वहाँ उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या फिर परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। 4 विकल्प हैं, इसमें से सही आंसर का आपको चयन करना है। राइट आंसर होगा कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को जो अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। असंगठित घर से होने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्रता अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक जो कठिनाई का अनुभव करेगा वो स्वतंत्र अध्ययन में करेगा। चलिए
आप देखते हैं कि एक छात्रा बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर होगा कि आप देखेंगे कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप वहाँ जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे आप अनुप्रेरित करेंगे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी नहीं देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? राइट आंसर आपका होगा उन्हें उनकी रुचि अथवा आप उनके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दृश्य साधन, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 23 का आंसर क्या होगा? आपका 23 का आंसर होगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित आपको करना चाहिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? टिपिनन के, स्पेंसर के, फ्रोबेल के या फिर मोंटेसरी के? राइट आंसर आपका होगा फ्रोबेल। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किया गया था यह फ्रोबेल के द्वारा किया गया था। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या फिर बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? तो एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे जाके मिलेंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, शारीरिक शिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांत पर है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल विधि है यह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से है, गणितीय विकार से है, पठन विकार से है या फिर व्यावहारिक विकार से है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? इस पर देखो एक शानदार ट्रिक मैंने बनाई है, आपने नहीं देखी देख लीजिएगा। जितने भी विकार है उनसे संबंधित एक अच्छी सी ट्रिक बनाई जिससे कि आपको सारे विकार अच्छे से याद हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा पठन विकार से। जो डिसलेक्सिया से संबंधित होता है, जो बच्चा संबंधित होता है वो पठन विकार से होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभजित करता है, एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्या करता है? अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। राइट आंसर आपका होगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना चाहिए, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए या फिर कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। राइट आंसर आपका होगा कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो 2011 का पेपर आया था सीडीपी का वो यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे 2013 की। देखिए यहाँ पर 2012 में पेपर नहीं हुआ था, शायद मैंने शुरू में 2012 भी आपको बता दिया है, लेकिन याद रखिएगा 2012 में पेपर नहीं हुआ था, 2011 के बाद में 2013 में हुआ था। तो उसका हम यहाँ पर पेपर डिस्कस करेंगे सीडीपी का, बाल विकास का। तो पहला प्रश्न है आपका वहाँ पर कि सवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यहाँ कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या फिर रास का? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वुडवर्थ का। क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पर? बी वाला। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ के द्वारा कहा गया।
शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्रों की प्रगति का आकलन है, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन है, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन है, या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन है? राइट आंसर आपका होगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास का मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होता है। पूर्वाग्रही किशोर या फिर किशोरी अपनी रिक्त स्थान के प्रति कठोर होंगे। समस्या, संप्रति, जीवन शैली या फिर वास्तविकता? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा समस्या। पूर्वाग्रही किशोर या फिर किशोरी अपनी समस्या के लिए के प्रति कठोर होंगे। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की गई थी। जैसा कि हमने 2011 के पेपर में पढ़ा था कि संज्ञानात्मक विकास के जो 4 सुस्पष्ट स्तर है वो किसके द्वारा बताए गए थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था जिन पियाजे के द्वारा बताए गए थे। कितने? 4 चरण। वही प्रश्न घुमा के दे दिया है, थोड़ा सा इसको जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा घुमा दिया है। वहाँ पर 4 जो अवस्थाएं थी वो नहीं लिखी थी, लेकिन यहाँ पर अवस्थाएं लिख दी गई है और पूछा गया है कि इनको किसके द्वारा पहचाना गया है, तो इनको भी पियाजे के द्वारा पहचाना गया। पूछा जाए आपसे कि संज्ञानात्मक विकास की जो 4 सुस्पष्ट स्तर है या फिर 4 जो सुस्पष्ट चरण है वो किसके द्वारा पहचाने गए थे, तो जिन पियाजे के द्वारा पहचाने गए। कौन कौन से 4 चरण है? संवेदी पेशी, पूर्व के सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्था पहचानी गई थी किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं? यहाँ पर देखिए कौन से गुण हैं जो कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनित, स्वयं में सीमित या फिर वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा गुण है जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है। राइट आंसर आपका होगा बहुत विनित और स्वयं में सीमित। ये अच्छे गुण नहीं होते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण से या फिर राष्ट्रीयता से? राइट आंसर आपका होगा राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता जो है ये राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, गुथरी या फिर स्किनर? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर गुथरी। राइट आंसर होगा गुथरी ने। यहाँ पर देखिए A, B, C और D यहाँ पर होता, तो यहाँ पर C वाला आपका राइट आंसर होगा गुथरी। गुथरी ने बाल अधिगम विकास पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या फिर पुरस्कार? राइट आंसर आपका होगा स्कूल का बस्ता। स्कूल के बस्ते से एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक की होती हैं, 3 से 6, 7 वर्ष से किशोरावस्था या फिर किशोरावस्था? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती हैं वो स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। यदि आपने गौर किया होगा तो सबसे ज़्यादा शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें मैंने शिशुअवस्था के 50 प्रश्न, बाल्यावस्था के 50 प्रश्न और किशोरावस्था के 70 प्रश्न, यानी कि अलग अलग वीडियो में आपको शिशुअवस्था के 50 प्रश्न आपको मिलेंगे, बाल्यावस्था के 50 प्रश्न मिलेंगे और किशोरावस्था के 70 प्रश्न। टोटल 170 प्रश्न आपको दिए हैं। यदि आपने वो तीनों वीडियो देख लिए तो यदि आप यूपीटेट की एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि और उसमें शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो एक भी गलत नहीं करेंगे। तो तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से, एक बार जरूर देखिएगा यदि आप यूपीटेट की एग्जाम देने जा रहे हैं। यदि आपने देख के गए तो आप ये तीनों अवस्थाओं से एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से है, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था से। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित, यहाँ पर देखिए प्राथमिक मूलभूत नियम पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तत्परता का नियम। यहाँ पर देखिए डी वाला विकल्प छूट गया है, तो यहाँ पर डी में आप लिख लीजिएगा तत्परता से। ठीक है, यहाँ पर डी का
जो विकल्प है वो यहाँ पर छूट गया है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, 4 विकल्प ऐसे प्रकार से दिए रहेंगे, अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से और तत्परता से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तत्परता से। सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो तत्परता से संबंधित है। चलिए 12वां प्रश्न, यहाँ पर देखिए वो जो चौथा विकल्प है यहाँ पर आ चुका है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर किशोरावस्था से। जो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना होता है वो किशोरावस्था से रहना होता है या फिर किशोरावस्था से संबंधित होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकरण है, प्रशंसा एवं निंदा है, प्रतियोगिता है या फिर ये सभी हैं। राइट आंसर आपका होगा ये सभी। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता, ये तीनों ही सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का आप अनुप्रयोग नहीं करते हैं ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर ये सभी। आपका राइट आंसर होगा धनात्मक। याद रखिएगा बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना और अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। राइट आंसर आपका होगा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं या फिर संवेगात्मक होते हैं। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर मूल प्रवृत्त्यात्मक। शेषावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षण करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्या विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। आपका राइट आंसर होगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को समायोजन की समस्या होती है। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा है उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाया जाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या फिर उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी या फिर विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। राइट आंसर आपका होगा उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है या फिर परिणाम से है। राइट आंसर आपका होगा प्रतिक्रिया। यहाँ पर जो बी वाला विकल्प होगा वो सही होगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, प्रतिक्रिया से है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पियाजे मुख्यतः रिक्तिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। राइट आंसर आपका होगा ज्ञानात्मक विकास। सभी को पता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा।
जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या फिर असत्य है। तो याद रखिएगा यहाँ जो कथन है ये सत्य होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों के सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन और विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए पूछा गया था, तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या फिर बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने कहानी की पुस्तक देते हैं पुत्र की। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। और फोर्थ विकल्प है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका फोर्थ वाला, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या फिर संचार माध्यम का? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा खेल का। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या फिर अभिवृत्ति? राइट आंसर आपका होगा बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास? कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा नैतिक विकास। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो कोहलबर्ग के द्वारा ही दिया गया था। तो यहाँ पर 2013 का जो CDP का हमने पेपर लिया था वो यहीं पर समाप्त होता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं 2014 की ओर। 2014 में जो पेपर आया था CDP का उसको हम सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित या फिर अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जन्मजात तथा अर्जित। याद रखिएगा अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो जन्मजात तथा अर्जित होता है। दूसरा प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर सभी? आपका राइट आंसर होगा ये सभी। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो हस्तांतरण है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो राइट आंसर ये सभी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या फिर गेस्टाल्टवाद? तो यहाँ पर आपका तीसरे का आंसर होगा गेस्टाल्टवाद। याद रखिएगा गेस्टाल्टवाद अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान कौन है जिन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस या फिर बार्टलेट? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। सीखने के जो नियम हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं? कितने नियम बताए हैं? सीखने के 3 नियम बताए हैं। देखिए थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम में 2 नियम बताए हैं। अभी मैंने 3 नियम बताए हैं, उसको इग्नोर करिएगा, ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम कितने बताए हैं? 3 और गौण नियम कितने बताए हैं? 5, जिसके बारे में यदि आप हमारे थॉर्नडाइक से संबंधित हमने 50 प्रश्न या फिर 70 प्रश्न लिए हैं, यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो सब आपका क्लियर हो जाएगा। सीखने के नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो हाल ही मैंने आपको बताया थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है छठा, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है या फिर ये सभी है? आपका राइट आंसर होगा ये सभी। सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है। तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर अनुवांशिकता? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं।
चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यहाँ कथन दिया गया है डीवी द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, क्रूज के द्वारा या फिर रॉस के द्वारा। दिया गया कथन किसके द्वारा दिया गया है? याद रखिएगा, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन रॉस के द्वारा दिया गया है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या फिर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर आपको सर्वोत्तम कथन बताना है, कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा कि जो प्रत्येक बच्चे होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? सरल सा प्रश्न है, कौन होगा? बालक होगा। अच्छी स्मृति की विशेषता है, शीघ्र पुनः स्मरण है, शीघ्र पहचान है, अच्छी धारणा है या फिर ये सभी है? तो शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा, ये तीनों ही एक अच्छी स्मृति की विशेषता होती हैं। तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर आपको बताना है, क्रोध और भय है, स्नेह तथा प्रेम है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, यह संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कौशल सीखने को पहली अवस्था है, कौशल सीखने की पहली अवस्था यहाँ पर आपको बताना है कौन सी है? यथार्थता है, कल्पनाशीलता है, समन्वयन है या फिर अनुकरण है। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था पूछी गई है, आपका राइट आंसर होगा अनुकरण। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर बीने साइमन। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा बीने साइमन। मानसिक आयु के प्रत्यय का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ये बीने साइमन के द्वारा किया गया था। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया है, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर ये सभी। राइट आंसर आपका होगा ये सभी, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, ये तीनों ही शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियां हैं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या फिर उपरोक्त सभी पर। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी पर, डी वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का, बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? लेमार्क के, हैरिसन के, डार्विन के या फिर मैकडूगल के। जो दिया गया कथन है ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का जो सिद्धांत है यह डार्विन के द्वारा दिया गया है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का या फिर अभिक्षमता का। बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा विशिष्ट बुद्धि का। बीने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का अध्ययन या फिर मापन किया जाता है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है, थकान है या फिर ये सभी है। राइट आंसर आपका होगा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, ये तीनों ही संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यहाँ उक्त कथन किसका है? हरलोक का है। यहाँ पर हरलोक लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, हरलोक का है, टीपीनन का है, मैकडूगल का है या फिर रॉस का है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा हरलोक का। जो दिया गया कथन है यह हरलोक का कथन है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन है, ज्ञान अर्जन है, व्यवहार में परिमार्जन है या फिर व्यक्तिक समायोजन है। राइट आंसर आपका होगा व्यवहार में परिमार्जन, ये सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है। वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण है, धीमी या तेज गति से बोलना है, हकलाना और तुतलाना है या फिर तीव्र अस्पष्ट वाणी है। वाणी दोष कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा धीमी या तेज गति से बोलना, ये वाणी दोष नहीं होता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना, ये प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य है, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य है, नैतिक मूल्य है या फिर सांस्कृतिक मूल्य है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित कौन नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, ये मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक आर्थिक है, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक है, सामाजिक राजनीतिक है या फिर मनोवैज्ञानिक शारीरिक है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप आपको बताना है। राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक, ये व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर सामाजिक निर्भर। आत्मकेंद्रित व्यक्ति कौन होता है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा बहिर्मुखी। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है ये आत्मकेंद्रित होता है। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसे अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे। राइट आंसर होगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर 2014 का जो पेपर था उसका अंतिम प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या फिर परिपक्वता का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ पर हम 2015 यानी कि जो 2016 में फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर के बारे में बात करेंगे। 2015 में कोई सा एग्ज़ाम नहीं हुआ था यूपी टेट का, 2016 में हुआ था फरवरी और दिसंबर में। तो सबसे पहले हम फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका पहला प्रश्न है कि वहाँ मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कहलाती है। नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अनुपात मापनी। याद रखिएगा, वहाँ मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है, तो वह अनुपात मापनी कहलाती है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है, किस में होता है। इदम में, अहम में, पराहम में या फिर परिस्थितियों में। तो राइट आंसर आपका होगा पराहम में। किस में होगा। पराहम में होगा। चलिए, व्यवहारवादी रिक्तिस्तान ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो तुम चाहो उसे मैं बना दूंगा। फ्रीमैन ने कहा है, न्यूमैन ने, वाटसन ने, होलजिंगर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर कथन है। ये किसके द्वारा कहा गया है। वाटसन के द्वारा कहा गया है। और ये किस प्रकार के वैज्ञानिक थे। व्यवहारवादी। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, ध्यान आकर्षित होने में रिक्तस्थान की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी होती है। उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की या फिर उद्दीपन की सक्रियता की। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उद्दीपन की तीव्रता की। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। रिक्तस्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या फिर प्रेरणा। राइट आंसर आपका होगा प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 विकल्प दिए हुए हैं, 3 परिभाषा दी हुई है और चौथे में दिया हुआ है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रायड के अनुसार कौन सा कथन दिया हुआ है फ्रायड के अनुसार, यह आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर तीसरा वाला। विस्मरण वहाँ प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही रहेगा। फ्रायड के अनुसार विस्मरण वहाँ प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। MOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। वाटसन, कोफका, कोहलर, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। MOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा वाटसन। याद रखिएगा MOR ये वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि या फिर आकार। राइट आंसर आपका होगा रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है वो रुचि होती हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर चिंतन। राइट आंसर आपका होगा सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन कहलाता है वो सीखना कहलाता है।
सांख्यिकी में वहाँ रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। स्तंभाकृति आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति या फिर रेखाचित्र क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, सांख्यिकी में वहाँ रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वहाँ स्तंभाकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? स्तंभाकृति कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? राइट आंसर होगा किशोरावस्था। विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति पर होता है, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है वो मूल प्रवृत्ति पर होता है। किस पर होता है? मूल प्रवृत्ति पर। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतर्दृष्टि द्वारा या फिर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर अपना प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर या फिर चूहे पर? तो याद रखिएगा, जो कोहलर ने प्रयोग किया था ये वनमानुषों पर अपना प्रयोग किया था। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे रिक्त स्थान में भी उच्च होंगे, सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अधिगम में रिक्त स्थान ने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने या फिर थॉर्नडाइक ने? अधिगम में प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, थॉर्नडाइक। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि थॉर्नडाइक से संबंधित मैंने 70 प्रश्न लिए हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया तो थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न आया तो आप गलत नहीं करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि है, तार्किक विधि है, पहचान विधि है या फिर पुनः सीखना विधि है? तो राइट आंसर आपका होगा तार्किक विधि। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे TAT के नाम से भी जाना जाता है, इसका विकास रिक्त स्थान द्वारा किया गया था? फ्रायड के द्वारा, होल्डमैन के द्वारा, मरे के द्वारा या फिर बेलक के द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मरे के द्वारा। याद रखिएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या फिर जो TAT का विकास किया था वो मरे के द्वारा किया गया था। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान होगा वो बाल केंद्रित शिक्षा में होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर व्यक्तिकता का सिद्धांत? यहाँ पर देखिए, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा वर्गीकरण। वर्गीकरण का सिद्धांत ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर साहचर्य का नियम? राइट आंसर आपका होगा तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, यहाँ पर देखिए संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान आपको बताना है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पृथक्करण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान होगा वो प्रत्यक्षीकरण होगा। प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय रिक्त स्थान द्वारा दिया गया था? टोलमैन, बेंडोरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? आपका राइट आंसर होगा बेंडोरा। याद रखिएगा, जो प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया है ये बेंडोरा के द्वारा दिया गया है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि के हैं, आगमन विधि के हैं, अंतर्दर्शन की विधि के हैं या फिर बहिर्दर्शन के हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आगमन विधि के। याद रखिएगा, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण ये उदाहरण विधि के सोपान है। बी वाला विकल्प आगमन विधि के सोपान है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि है, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि है, प्रकाश, ध्वनि, गंध है या फिर पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन है? राइट आंसर आपका होगा अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं के अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान के बारे में आपको पता होगा कि गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन किसमें किया जाता है, बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन्स सिंड्रोम कहलाती है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहलाती है, टर्नल सिंड्रोम कहलाती है या फिर विल्सन सिंड्रोम कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। वो क्या कहलाती है? वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वहाँ डाउन सिंड्रोम कहलाती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? यहाँ पर देखिए सही क्रम आपको बताना है, 4 विकल्प हैं, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आपको सही क्रम पहचानना है। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर होगा अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ये सही क्रम होगा। तो यहाँ पर जो डी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, जो कि फरवरी में जो पेपर हुआ था, 2016 में, उसका ये वीडियो है, यानी कि वो CDP के क्वेश्चन हैं। तो ये अंतिम प्रश्न है उसका। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्रेचनर के, यूंग के, शेल्डन के या फिर स्पेंजर के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यूंग। याद रखिएगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है ये यूंग के द्वारा किया गया है। चलिए, अब यहाँ पर हम जो दिसंबर में पेपर हुआ था 2016 का, उसके बारे में बात करेंगे। उसके आपको यहाँ पर बाल विकास CDP के प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास? राइट आंसर आपका होगा संज्ञानात्मक विकास। जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं, ये पहले भी पूछा गया था और 2016 में भी यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को एक बार याद कर लेना है। वैसे सभी को याद होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया होगा आपको पढ़ते पढ़ते ही, और ये प्रश्न काफ़ी बार आपने पढ़े होंगे। तो याद नहीं हो रहा है तो भी आपको याद करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा द्विपार्श्विक अंतरण। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या फिर मानक विचलन? राइट आंसर आपका होगा बहुलक। उसे क्या कहते हैं? उसे बहुलक कहते हैं। क्रियाप्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? आपका राइट आंसर होगा स्किनर। क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था ये स्किनर के द्वारा किया गया था। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? राइट आंसर आपका होगा अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बीने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या फिर सिरिल बर्ट ने? मानसिक आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? आपका राइट आंसर होगा बीने साइमन के द्वारा मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? यहाँ पर देखिए सीखने का नियम आपको बताना है। कितने नियम बताए हैं? थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम बताए हैं और गौण नियम के अंतर्गत 5 नियम बताए हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य नियम है उसके 3 नियम यदि आपको पता होंगे तो आप यहाँ पर सही आंसर लगा सकते हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम किसके अंतर्गत आते हैं? मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। तनाव का नियम सीखने के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। कौन सा होगा? बी वाला। चलिए
8वां प्रश्न, रिक्तिस्थान के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जितने भी वैज्ञानिक है, जो इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, उन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ, जैसा कि जल्दी हो सके ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आपको उन सभी की वीडियो देख लेना है, हमारे प्लेलिस्ट पर जाना है और वहाँ पर वैज्ञानिकों से संबंधित जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करना है और जितने वैज्ञानिकों पर हमने वीडियो बनाई है उनको देख लेना। वहाँ पर आपको सभी तरह के प्रश्न मिलने वाले हैं यदि आपने उनको देख लिया। तो 8वां प्रश्न है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? आपका राइट आंसर होगा कुत्ते पर। किस पर किया था? कुत्ते पर। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या फिर वुडवर्थ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोहलर। सूज द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है ये कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो इससे क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहेंगे आप? सीखना कहेंगे। विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। विस्मृति कम करने का जो उपाय होगा वो पाठ की पुनरावृत्ति होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। क्रोध व भय प्रकार किसके हैं? अभिप्रेरणा के हैं, संवेग के हैं, परिकल्पना के हैं या फिर मूल प्रवृत्ति के हैं? तो क्रोध व जो भय हैं ये संवेग के प्रकार किसके होंगे? संवेग के प्रकार होंगे। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? सीखना है, अनुकरण है, कल्पना है या फिर चिंतन है? राइट आंसर आपका होगा अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जो नकल होगी वो अनुकरण होगा। अगला प्रश्न, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण कहते हैं, सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण कहते हैं, प्रशिक्षण हस्तांतरण कहते हैं या फिर सीखना कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रशिक्षण हस्तांतरण कहते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं? क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान? राइट आंसर आपका होगा विस्मृति। याद रखिएगा, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर क्षीण बुद्धि? टर्मन के अनुसार पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का जो बालक होता है वो सामान्य बुद्धि का होता है। हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? जो हल का सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का, मूल्यों का विकास का या फिर किशोरों का मनोविज्ञान का? तो राइट आंसर आपका होगा किशोरों का मनोविज्ञान का हल का सिद्धांत व्याख्या करता है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस ने, हल ने, हॉलिंगबर्थ ने या फिर फ्रायड ने? किसके द्वारा किया गया था मनोलैंगिक विकास को? किसके द्वारा महत्व दिया गया था मानव व्यक्तित्व के? राइट आंसर आपका होगा फ्रायड। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड ने, पावलोव ने या फिर वाटसन ने? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यह प्रश्न मैं बता भी चुका हूँ और आपको पता भी होगा कि ये डब्ल्यू वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। फ्रांज ब्रेंटोनो, मैक्स थीमर, एडगर रूबिन या फिर कर्ट लेविन? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर फ्रांज ब्रेंटेनो। इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या फिर सृजनात्मकता? राइट आंसर आपका होगा अभिप्रेरणा। संगणन सिद्धांत अभिप्रेरणा से संबंधित है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारविदों का है, संरचनाविदों का है, मनोविश्लेषकों का है या फिर गेस्टाल्टवादियों का है? राइट आंसर आपका होगा व्यवहारविदों का। याद रखिएगा, क्षेत्र सिद्धांत व्यवहारविदों का सिद्धांत है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। रिक्तस्थान बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या फिर अभिक्षमता? राइट आंसर आपका होगा बुद्धि। बैटरी का जो प्रयोग है ये बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है।
अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, किसने किया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर वाटसन? राइट आंसर आपका होगा स्किनर। अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय दिया था वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। व्यवहारिक क्षमताओं में वहाँ सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं या फिर अभिक्षमता कहते हैं? तो उसे अधिगम कहते हैं। क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फिर फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत? 26 का आंसर आपका होगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? यदि आपको बुद्धि लब्धि निकालना आता होगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा? 125। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 होगी। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा सिद्धांत? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सक्रियता सिद्धांत। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किसी इच्छा या आवश्यकताओं में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर तनाव? राइट आंसर आपका होगा कुंठा। याद रखिएगा, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो सांवेगिक तनाव होता है वो कुंठा कहलाता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास? राइट आंसर आपका होगा नैतिक विकास। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिसंबर 2016 का पेपर में अभी आपको सोल्व करा रहा था तो वो समाप्त हुआ। अब 2017 का यहाँ पर पेपर आपके सामने आया है जिसमें CDP के आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, सीखने की वहाँ अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सीखने का पठार। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए गुणसूत्रों के जोड़े पूछा गया है, 22, 23, 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है कि सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं वो 23 होते हैं। जैसे कि अभी बुद्धि लब्धि, जिससे कि मैंने एक प्रश्न आपको बताया था, 125 आंसर बताया था, किस प्रकार निकालेंगे? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र यदि आपको होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपको पता होना चाहिए, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु होगा, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होगा या फिर वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु। तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? हल, थॉर्नडाइक, होगार्डी या फिर स्किनर? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो स्किनर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है 2011 या 13 में ये प्रश्न पूछा गया था, फिर ये प्रश्न पूछा गया है। 2-3 बार ये प्रश्न आप देख चुके होंगे और इसका आंसर भी आपको पता होगा कि किसके द्वारा दिया गया है। तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत? राइट आंसर आपका होगा अधिगम का सिद्धांत। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? केटेल है, थॉर्नडाइक है, वर्नन है या फिर स्किनर है? सातवें का आंसर होगा आपका केटल। याद रखिएगा, बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के जो प्रतिपादक होंगे वो केटल होंगे। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा? 8वां का आंसर होगा आपका विद्यालय का असहयोग। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान? 9वें का आंसर होगा समस्या समाधान। अगला प्रश्न, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यहाँ कथन किसके द्वारा किया गया? गेट्स, वन, मार्गन और गिलीलैंड, स्किनर या फिर क्रॉनबेक? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये गेट्स व अन्य के द्वारा, यहाँ पर पहला वाला विकल्प आएगा, बी नहीं आएगा। गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया कथन है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न,
गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या फिर सामान्य बुद्धि से? राइट आंसर आपका होगा संवेगात्मक बुद्धि। गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका होगा बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से भिन्न क्या है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयस्कों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। वैसे ही आपको पता चल रहा होगा ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ये इन तीनों से भिन्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? तीसरा वाला। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? फ्रायड, जूंग, मन या फिर आलपोर्ट? राइट आंसर आपका होगा यूंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यूंग के द्वारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। यहाँ पर यूंग लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा ज्ञान। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व? तो राइट आंसर आपका होगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ये बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यहाँ उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का होगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा, द्विपार्श्व अधिगम अंतरण का होगा या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं होगा? राइट आंसर आपका होगा यहाँ जो उदाहरण है ये ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? यहाँ पर देखिए शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम आपको बताना है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध? राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका द्रुतगामी विकास का नियम। यह शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था? गेसिर, हरलोक, मेरिडिथ या फिर डगलस और हॉलैंड का? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा हरलोक का। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये हरलोक का कथन है। अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? सभी को पता है, मैकडोवेल के द्वारा मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की बताई हैं? 14 प्रकार की बताई हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है? डम्बिल, रास, मन या फिर मैकडोगल? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये डम्बिल के द्वारा दिया गया कथन है। डम्बिल के द्वारा दिया गया कथन है कि किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यहाँ डम्बिल के द्वारा दिया गया कथन है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं? देखिए मुख्य नियम मैंने आपको कितने बताए थे? 3 बताए थे। कौन कौन से इसके बारे में आपको बता चुका हूँ? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम मुख्य नियमों के अंतर्गत आते हैं और बहु अनुक्रियता का जो नियम है ये गौण नियम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तीसरा वाला। चलिए, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण? कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है जलोटा ने? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने जो परीक्षण प्रतिपादित किया है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा।
निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये भी पावलोव के द्वारा दिया गया है, लेकिन सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल के द्वारा नहीं दिया गया है और यही युग्म सही नहीं। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि सीखने का जो समग्र सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या फिर गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला होगा। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसके द्वारा की गई है? क्रेस्मर, यूंग, केनन या फिर स्पेंजर? तो राइट आंसर आपका होगा यूंग के द्वारा। ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है वो यूंग के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन या फिर स्टर्न? राइट आंसर आपका यहाँ होगा स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है ये स्पीयरमैन के द्वारा किया गया है। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर सृजन शास्त्र लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सृजन शास्त्र। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रास या फिर वुडवर्थ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गाल्टन। इनमें से जो गाल्टन है इनका नाम सृजन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कॉल एवं ब्रूस का है, ट्रेवर का है, डिहान का है या फिर क्रो एंड क्रो का है? यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है? राइट आंसर होगा आपका क्रो एंड क्रो का दिया हुआ कथन है। अंतिम प्रश्न है जो 2017 का जो पेपर हुआ था जिसमें CDP पूछी गई थी, उसका अंतिम प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शेषावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था? राइट आंसर आपका होगा मध्य किशोरावस्था। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अब बात करते हैं जो CDP का 2018 का पेपर था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। तो पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त या द्रक्षिक क्रिया है, संज्ञानात्मक समकार्य है या फिर परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है? तो राइट आंसर आपका होगा कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक समकार्य। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है या फिर होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होना चाहिए? राइट आंसर आपका होगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर आपका होगा गणना दोष। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को गणना दोष परिभाषित करता है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का भाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव या फिर संवेदनशीलता? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर संवेदनशीलता। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, दैहिक या फिर संवेदी? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम, यहाँ पर देखिए सही क्रम संज्ञानात्मक क्षेत्र का पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसने दिए थे, जो ये क्षेत्र दिए हैं संज्ञानात्मक के, ये किसके द्वारा दिए गए थे? तो याद रखिएगा ये ब्लूम के द्वारा दिए गए थे। ब्लूम के द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने स्तर बताए थे? तो याद रखिएगा इन्होंने 6 स्तर बताए थे। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? तो पहला हम नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा ज्ञान, दूसरे नंबर पर आएगा अवबोधन, तीसरे पर आएगा अनुप्रयोग, चौथे पर आएगा विश्लेषण, पांचवें पर आएगा संश्लेषण और छठे पर आएगा हमारा मूल्यांकन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डी वाले विकल्प में आप देखेंगे कि ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। और यहाँ जो प्रणाली है ये सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। कौन सी प्रणाली? संज्ञानात्मक क्षेत्र की प्रणाली, जो कि ब्लूम के द्वारा दी गई है। उसका सही क्रम आपको पता होना चाहिए। चलिए
निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या फिर वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्वेच्छाचारी। ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा विक्टर ब्रूम के द्वारा। विक्टर ब्रूम के द्वारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था। मेस्लो की बात करें तो इन्होंने अभिप्रेरणा का जो आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत है वो दिया था। हर्जबर्ग की बात करें तो इन्होंने अभिप्रेरणा का जो दोहरा कारक सिद्धांत है वो दिया था। और स्किनर की बात करें तो स्किनर ने अभिप्रेरणा का जो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है वो दिया था। तो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या फिर व्यवहार परिमार्जन। राइट आंसर आपका होगा सूचना प्रक्रियाकरण। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम या फिर तैयारी और अर्जन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा साखी अभिक्रम। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं? यहाँ पर देखिए शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर या फिर निगमन से आगमन की ओर। कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है आपको बताना है। राइट आंसर होगा निगमन से आगमन की ओर। इस प्रकार का कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। यहाँ पर देखिए प्रथम पद पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का चक्र होता है शिक्षण चक्र सूक्ष्म का, जो कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। अभी आप सभी को पता होगा। इसमें कितने सोपान होते हैं? तो 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के 6 सोपान होते हैं। तो पहला पद पूछा गया है तो पहले पद पे कौन सा होगा? योजना बनाना या फिर कह सकते हैं पाठ योजना। ये पहला पद है या फिर प्रथम पद है। दूसरे पे आएगा आपका शिक्षण, तीसरे पे आएगा आपका प्रतिपुष्टि, चौथे पे आएगा आपका पुनः पाठ योजना, पांचवें पे आएगा आपका पुनः शिक्षण और छठे पे आएगा आपका पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये 6 प्रकार के पद होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के, जो कि 36 मिनट के होते हैं। और पहला पद पूछे तो आपका योजना बनाना या फिर पाठ योजना आपका सही आंसर होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा उद्बोधन स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या फिर अन्वेषण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अन्वेषण। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर आपको चुनना है। तो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। तो यहाँ पर जो तीनों विकल्प है इन तीनों से ही संभव होगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा यानी फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या फिर प्रत्यक्ष संवेदना। तो आपका राइट आंसर होगा ध्वनि संवेदना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था या फिर जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी अवधि पूछी गई है। क्या होती है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल या फिर 5 से 8 साल। तो राइट आंसर आपका होगा 2 से 7 साल। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो प्राक सक्रियात्मक अवस्था या फिर जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है ये 2 से 7 साल की होती हैं। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं? यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या फिर काल्पनिक भयों का अंत। तो राइट आंसर आपका होगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव, बीने, चॉम्स्की या फिर मास्लो। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा चॉम्स्की। इनमें से जो मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध रखता है वो चॉम्स्की रखता है। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या फिर स्थान अधिगम। सभी को पता है अधिगम के प्रयास एवं भूल। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकता या फिर 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मकता। राइट आंसर आपका होगा 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकता। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। देखिए मैंने चारों अवस्था के बारे में आपको बता दिया था। तृतीय अवस्था के बारे में पूछा गया है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदनात्मक गामक अवस्था। चार अवस्था आपके सामने ही, चारों ही पियाजे के द्वारा दी गई है, लेकिन तीसरी अवस्था कौन सी है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यह तीसरी अवस्था होती है। चलिए, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, विषय वस्तु का स्वरूप या फिर रुचि। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विषय वस्तु का स्वरूप। यहाँ पर विषय वस्तु का स्वरूप ए, बी, सी और डी, तो यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सहायता परक व्यवहार है, प्राथमिक लक्ष्य है, मूल्य प्रवृत्ति है या फिर आक्रामकता की आवश्यकता है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सहायता परक व्यवहार। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। स्वतः शोध के, एल्गोरिथम के, मानसिक वृत्ति के या फिर प्रकारात्मक स्थिरता के। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर स्वशोध के। पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण ये स्वतः शोध के उदाहरण हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया। स्किनर, रास, एबिंगहॉस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। ना तो स्किनर ने कहा, ना रास ने, ना ही एबिंगहॉस ने। किसके द्वारा कहा गया, तो ये गेट्स एवं अन्य के द्वारा कहा गया कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यहाँ गेट्स व अन्य के द्वारा कहा गया, तो यहाँ पर चारों विकल्पों में गेट्स एवं अन्य नहीं है, तो राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है। साहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। प्राथमिक नियम कह लीजिए या फिर मुख्य नियम कह लीजिए, दोनों ही एक ही बात है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों ही प्राथमिक नियम या फिर मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। जो साहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम है ये प्राथमिक नियम या फिर मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है, ये गौण नियम के अंतर्गत आता है, जो कि थॉर्नडाइक ही द्वारा दिया गया है। 5 नियम इन्होंने बताए हैं, जिसमें से एक नियम साहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तर्क, व्यवहार, चिंतन या फिर अभिप्रेरणा। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर व्यवहार। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी सिद्धांत हैं उनको और किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। इस प्रकार के मैंने जितने भी सिद्धांत थे उनको और किन किन नामों से जाना जाता है एक वीडियो बनाया है, ज़्यादा समय का नहीं है, शायद 8 से 10 मिनट का है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं अधिगम के उनको और किन किन नामों से जाना जाता है वो मैंने वहाँ पर बताया है, तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा नैमित्तिक अनुबंधन। ये दूसरा नाम होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। अंतिम प्रश्न, जैसा कि 2018 का मैंने आपको बताया था कि 2018 का ये प्रश्न पत्र चल रहा है जिसमें आपको सीडीपी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसका अंतिम प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है। यहाँ पर अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है पूछा गया है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है या फिर अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, तो अब बात करने वाले हैं 2019 में जो बाल विकास के प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। यहाँ पर बाल विकास के प्रश्न पत्र को हम सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या फिर गर्भावस्था से। तो राइट आंसर आपका होगा गर्भावस्था से। मानव विकास का जो प्रारंभ होता है ये गर्भावस्था से ही शुरू होता है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। स्किनर के, गेने के, पावलोव के या फिर थॉर्नडाइक के। तो जो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक है ये R.M. गेने के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया। स्टेनले हॉल, सिप्सन, क्रो एंड क्रो या फिर जरसिल्ड के। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है यह स्टेनली हॉल के द्वारा दिया गया कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण के
भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कितना समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण में 36 मिनट का लगता है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? हॉलिंगवर्थ के, रास के, स्किनर के या फिर गेट्स व अन्य के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये रास के द्वारा दिया गया कथन है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या फिर बच्चे को दंड देना चाहिए। राइट आंसर आपका होगा यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से या फिर शैक्षिक संस्थाओं के विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा छात्रों के सर्वांगीण विकास से। निम्न में से किसमें अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर, ब्लूम, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? तो राइट आंसर आपका होगा B.S. ब्लूम द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? देखिए, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य पूछा गया है बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना या फिर बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य आपको बताना है। राइट आंसर होगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल या फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर या फिर गोलमैन? राइट आंसर आपका होगा गार्डनर। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में या फिर पढ़ने में। जो जिस बच्चे को डिस्लेक्सिया होता है या फिर जो बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रसित होता है उसको किस में कठिनाई होती है इसके बारे में आपको बताना है। इसके संबंधित एक ट्रिक बनाई है, यदि नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। यदि आपने वो ट्रिक देख ली तो आप बाकी के जो प्रश्न हैं वो देखते ही आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पढ़ने में। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती, क्या करने में? पढ़ने में कठिनाई होती है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है पूछा गया है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहला विकल्प पढ़ेंगे ही तो आपको राइट आंसर लगेगा कि यहाँ समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प ही आपका सही होगा। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए या फिर हतोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए आपको क्या करना चाहिए? राइट आंसर आपका होगा प्रेरित करना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर शारीरिक विकास से? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर शारीरिक विकास से। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? गिलफोर्ड के, स्किनर के, क्रो एंड क्रो के या फिर वुडवर्थ के? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा गिलफोर्ड के। जो दिया गया कथन है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यहाँ गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया। सूची फर्स्ट तथा सूची बी को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो यहाँ पर देखिए नर लिखा हुआ, लेकिन नर नहीं, यहाँ पर ब्रूनर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? ब्रूनर। पहला विकल्प आपका ब्रूनर है, दूसरा है आशुबेल, तीसरा है ग्लेजर और चौथा है गार्डनर। यहाँ पर देखिए नीचे आप देख सकते हैं कूट में आपको आंसर देना है, तो हमें सही जोड़ी को मिलान करेंगे, उसके बाद आंसर। सबसे पहले हम ब्रूनर की बात करें तो ब्रूनर के द्वारा संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिया गया है। आशुबेल की हम बात करें तो इनके द्वारा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान दिया गया है। ग्लेजर की हम बात करें तो इनके द्वारा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान या फिर आधारभूत शिक्षण प्रतिमान दिया गया है। गार्डनर की हम बात करें तो इनके द्वारा साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान दिया गया है। प्रतीक्षा, यहाँ पर देखिए प्रक्षा शिक्षण प्रतिमान, वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा दिया गया है। तो ये सचमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सचमैन के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आपको सभी को पता होना चाहिए किसके द्वारा कौन सा प्रतिमान दिया गया है। तो इसके अनुसार आपको सही जोड़ी मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
सही जोड़ी आपका क्या होगा 4 3 1 और 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 3 1 और 2 कहाँ पर है, तो 4 3 2 1 और 2 यहाँ पर आपको चौथे वाले विकल्प में देखने को मिल रहा है और यही राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। समस्या समाधान का प्रथम चरण, यहाँ पर देखिए समस्या समाधान का प्रथम चरण आपको बताना है समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण या फिर आंकड़ा संग्रहण। समस्या समाधान का प्रथम चरण आपको बताना है, राइट आंसर होगा समस्या की पहचान। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, कब होगा? बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा तब। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी तब। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालक निष्क्रिय रहेगा तब। या फिर पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर बल मिलेगा तब। तो यहाँ पर बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? राइट आंसर आपका होगा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा तब। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयार या फिर सामान्यकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रस्तुतिकरण। बी वाला विकल्प या फिर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। किस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है या फिर अन्य किस नाम से जाना जाता है, इस पर एक वीडियो में बना चुका हूं, उसको देख लीजिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पुनर्बलन का सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, आपका राइट आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन के नाम से या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या फिर आंतप्रज्ञ अवस्था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आंतप्रज्ञ अवस्था। ये अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया। यहाँ पर देखिए मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के कितने पदों का वर्णन किया है? 5। और 5 ही स्तर यहाँ पर आपके सामने या फिर 5 ही पद यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, इनका सही क्रम आपको सही क्रम में बताना है कि पहला पद कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है और पांचवा कौन सा है। तो पहला पद क्या होगा आपका खोज या फिर इसे अन्वेषण भी कहते हैं, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद है प्रस्तुतिकरण, तो ये दूसरा पद हो गया हमारा। तीसरा पद है यहाँ पर हमारा आत्मसातकरण या फिर आत्मीकरण, इसे ये कौन सा पद हुआ आपका? तीसरा पद। चौथा पद कौन सा है? व्यवस्था, ये चौथा पद हो गया। और पांचवा पद कौन सा आपका? वाचन या फिर इसे अनुवाचन भी कहते हैं, तो ये पांचवा पद हो गया। किस प्रकार से आंसर होगा आपका? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और पांचवा, ये 5 पद आपको क्रम से याद होना चाहिए। अन्वेषण या फिर खोज, प्रस्तुति, आत्मसातकरण, व्यवस्था और अनुवाचन, ये 5 पद होते हैं जिसको क्रम में आपको जमाना है। तो क्रम में आप देखेंगे तो पहला ही विकल्प आपका सही रहेगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और पांचवा, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं? यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है पूछा गया है। अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान या फिर अनुमूल्यन। राइट आंसर आपका होगा अनुमूल्यन। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं? यहाँ पर देखिए अधिगम का वक्र कौन सा नहीं है? मिश्रित, लंबवत, अंधोदर जिसको उत्तल भी कहते हैं या फिर नतोदर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लंबवत, ये अधिगम का वक्र नहीं होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर देखिए स्तंभ ए दे रखा है और बी दे रखा है, इसको भी आपको कोट में आंसर देना है। देखिए गेस्टाल्ट, पुनर्बलन की अनुसूची, सारगभिरता का नियम और अनुकूलन। तो गेस्टाल्ट के संदर्भ में तो आपको पता होगा कि जो गेस्टाल्ट है थॉर्नडाइक से संबंधित है। पुनर्बलन की सूची ये स्किनर से संबंधित है। सारगर्भित का नियम ये एनिमल इंटेलिजेंस से संबंधित है और अनुकूलन ये पियाजे से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया आपका? तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। तो ये किस में सम्मिलित है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप देखेंगे तो जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत। आपका राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? 25वें संशोधन, 52वें संशोधन, 22वें संशोधन या फिर 86वें संशोधन। तो राइट आंसर आपका होगा संविधान के 86वें
संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मास्लो है, स्पियर सिप्सन है, विलियम जेम्स है या फिर मैकडूगल है। सभी को पता है कि यहाँ पर मैकडूगल जो है ये अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था। अंतिम प्रश्न है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद में यूपीटीएट का एग्जाम नहीं हुआ था, कोरोना काल शुरू हुआ था तो उसके बाद नहीं हुआ था, तो ये अंतिम प्रश्न पत्र है और सभी प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं बाल विकास के। यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसको आपने ज़्यादा शेयर किया तो आगे के, जैसे कि मैंने पर्यावरण अध्ययन का बना दिया है, ये बाल विकास का बना दिया है, बाकी के और जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके भी एक एक करके एग्जाम नहीं हो उसके पहले में सभी के प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी विषय बचे हैं उनके वीडियो बना दूंगा जल्दी। यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को यानी कि अंतिम में आप देख रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहा है सभी को पसंद भी आ रहा होगा, तो इस वीडियो को भी में सभी को शेयर करना है और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को लाइक करना है और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है। तो एक आप यदि कर देंगे तो जल्द ही आपको अगले विषय के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। विकास की बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तो आज के जो प्रश्न थे जो कि 2011-12 में एग्ज़ाम नहीं हुई थी, 13, 14, 15 में भी एग्ज़ाम नहीं हुई थी, 16 में 2 बार एग्ज़ाम हुई थी, फरवरी और दिसंबर में 17, 18 और 19, सभी के प्रीवियस ईयर के जो बाल विकास के प्रश्न पत्र जो प्रश्न आए हुए थे उन सभी का वीडियो ये मैं बना चुका हूँ एक ही वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।